नमस्कार, इंडिया 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। आज शुरुआत कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने 2024 के चुनाव के लिए जो तैयारी की है, उसके लिए जो टीम बनाई है, उस पर चर्चा से 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस संगठन में जो सर्वोच्च संस्था यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, इसमें 50 साल से कम उम्र के कुछ युवाओं की भी एंट्री हुई है। राजस्थान सचिन पायलट कमेटी में जब मौका मिला है, वहीं मध्य प्रदेश से कमलेश्वर पटेल का नाम भी इसमें जोड़ा गया है। युवा चेहरों में असम से गौरव गोगोई भी हैं, जिन्होंने लोकसभा में जो पूरा ये जो अविश्वास प्रस्ताव था, इसकी चर्चा में काफी लोगों को इनका जो भाषण था, जो तौर तरीका था, वो काफी पसंद आया। जबकि आला कमान से असंतुष्ट माने जाने वाले एक जमाने में G23 के नेता आनंद शर्मा हो या मनीष तिवारी, उनको जगह मिली है। शशि थरूर, जिन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ लड़ा था, उनको भी कांग्रेस की CWC में जगह मिली है। वहीं पश्चिम बंगाल के कोटे से दीपा दास मुंशी को CWC में जगह दी गई है। तो क्या है मायने इस पूरी नई टीम का? इस पर चर्चा करने से पहले उमा शंकर सिंह की यह रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आखिरकार कांग्रेस कार्य समिति का गठन कर ही दिया। लिस्ट में कार्य समिति के 39 सदस्य, 18 परमानेंट इनवाइटी, 14 इंचार्ज, 9 स्पेशल इनवाइटी और 4 एक्स ऑफिशियो समेत कुल 84 नाम हैं। अधिकतर चेहरे पुराने हैं, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई नए और युवा चेहरों को भी जगह दी गई है। CWC में चुनावी राज्य राजस्थान के युवा नेता सचिन पायलट को जगह दी गई है, जिनकी प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ लंबी लड़ाई चली थी। सचिन के अलावा असम के गौरव गोगोई और मध्य प्रदेश के कमलेश्वर पटेल कुल 3 ऐसे नेता हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है। इसके अलावा यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते श्रीनिवास बीवी और NSUI अध्यक्ष नीरज कुंदन भी 84 की लिस्ट में शामिल हैं। पार्टी ने उदयपुर चिंतन शिविर में तय किया था कि संगठन के 50% पदों पर 50 साल से कम उम्र के नेताओं की नियुक्ति की जाएगी, लेकिन CWC में ऐसा नहीं हुआ है। पुराने चेहरों में सलमान खुर्शीद का नाम भी शामिल है। बहुत सोच विचार के बाद जो बेस्ट लोग मिल सकते हैं, उन लोगों को लेकर लिस्ट बनती है और ये उम्मीद की जाती है कि ये पूरी निष्ठा के साथ कांग्रेस पार्टी को, अपने संगठन को मजबूत करेंगे और अपनी विचारों से हमारी पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये एक जिम्मेदारी है, हम पर एक दायित्व सौंपा गया है, उस दायित्व का हम निर्वाह करें, वो मैं समझता हूँ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कार्य समिति में ऐसे नेताओं को भी जगह दी गई है जो पार्टी में कभी असंतुष्ट माने जाते थे। इनमें आनंद शर्मा, मनीष तिवारी और शशि थरूर के नाम शामिल हैं। थरूर ने तो खड़गे के खिलाफ पार्टी अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा था। I am deeply humbled and grateful. CWC का हिस्सा बनाने के लिए पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं। पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के बिना ये संभव नहीं हो सकता था। उनकी वजह से पार्टी आगे बढ़ती है। जो भी जिम्मेदारी मिली है उसे निभाऊंगा। 84 की लिस्ट में 13 नाम महिलाओं के हैं। इनमें सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ साथ अंबिका सोनी, मीरा कुमार, प्रतिभा सिंह, रजनी पटेल, सुप्रिया श्रीनेट, अलका लांबा, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नेट्टा डिसूजा शामिल हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस ने एक ऐसी कार्य समिति बनाने की कोशिश की है जिससे पार्टी के भीतर के असंतोष को पाटा जा सके, उम्र और जातीय समीकरण को ध्यान में रखा जा सके। पार्टी की स्टीयरिंग कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को तमाम नाम तय करने को अधिकृत कर दिया था, इसलिए कार्य समिति के लिए चुनाव नहीं हुआ। खड़गे और राहुल गांधी के बीच कई दौर की बैठकों के बाद नई कार्य समिति को अंतिम रूप दिया जा सका। नई दिल्ली से उमा शंकर सिंह, NDTV इंडिया। तो क्या रही अहम बातें? राजस्थान से युवाओं को जिस तरीके से बात हम कर रहे थे, राजस्थान से सचिन पायलट को मौका मिला है, असम से गौरव गोगोई और मध्य प्रदेश से कमलेश्वर पटेल जो हैं, ये 3 ऐसे नाम हैं जो 50 साल से कम उम्र के नेता हैं, जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में अब इनका एक रोल रहेगा। और क्योंकि सचिन पायलट राजस्थान से आते हैं, तो ये भी एक बड़ा अहम
डेवलपमेंट है, पर ऐसा नहीं माना जा रहा है कि सचिन पायलट का बिल्कुल ही राजस्थान से बाहर निकालने की उन्हें कोशिश की जा रही है। उनके सहयोगियों को, उनके खास लोगों को टिकट आने वाले चुनाव में जरूर मिलेगा, लेकिन कम से कम अशोक गहलोत साहब के लिए ये थोड़ी राहत की बात होगी। वो अपना काम अपने हिसाब से अब आगे कर पाएंगे। वहीं कांग्रेस की जो कार्य समिति है उसमें एक कोशिश ये भी की गई, एक बड़ा मैसेज दिया जाए कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है, सब साथ है। आनंद शर्मा जो G23 के एक नेता होते थे, मनीष तिवारी, शशि थरूर, इन सबको जो है पार्टी के अंदर जो नई टीम बनी है उसमें जगह दी गई है। तो क्या है मायने इस नई टीम के, और क्या ये टीम सक्षम है कांग्रेस के लिए 2024 की लड़ाई को आगे ले जाने के लिए? मेरे साथ इस वक्त राशिद किदवई साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी भी जुड़ रहे हैं, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। राशिद जी, मैं सबसे पहले आपसे ही ये बात समझना चाहता हूं कि ये जो नई टीम है इससे आप क्या बड़ी बातें देख रहे हैं? क्या ये बेस्ट टीम है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जो बनाई? जी धन्यवाद अंकित। देखिए, इसमें दो बड़ी चीजें हैं। एक तो ये कि जो कांग्रेस में हमेशा जो खेमों में बटा रहता था, और हैरत की बात है या दिलचस्प बात यह है कि जो गांधी परिवार जो काम नहीं कर सका वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर दिया। मतलब इस CW से अमूमन कांग्रेस के जितने भी धड़े खेमे, उम्र के जो हम कहते हैं ओल्ड गार्ड, यंग, न्यू फेसेस, रीजनल सत्रप्स, सब खुश है। राजस्थान में भी एक तरीके का जो इन्होंने पावर बैलेंस को जमा दिया है, एक जो जिसे हम कहते हैं कि खड़गे जी का जो पीस फार्मूला था वहां उसको फिट बिठा दिया है मध्य प्रदेश में, तमाम राज्यों में। तो ये खड़गे जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये बात तो रही कि ये पॉजिटिव बात है कि खड़गे ने एक ऐसा काम कर दिया जिसको 2 साल पहले कांग्रेस को कर देना चाहिए था, और ये कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर है कि संगठन के रूप में मजबूत भी है। लेकिन अंकित, सबसे बड़ी जो चिंता की बात है वो बहुत बड़ी एक तरीके की कमेटी है। 84 नाम है इसमें, और 84 में से 39 मतलब 36 नाम होने चाहिए थे CWC में। 3 तो वो है जो पूर्व अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री के हैं, लेकिन बाकी इतने सारे, और उन लोगों का ऐसा किया हुआ है कि जब तक वो पद है तब तक वो रहेंगे, जिस दिन पद गया उस दिन वो बाहर। तो ये चीज जो है ये थोड़ी सी कांग्रेस के लिए चिंता वाली बात है, क्योंकि संतुष्ट को असंतुष्ट बनते हुए समय नहीं लगता। अभी जब बात बढ़ेगी महामंत्री कौन बनेंगे, इतने सारे इंचार्ज अभी बना के रखे हुए हैं, महामंत्री किसको बनाएंगे, सचिन की भूमिका क्या होगी राजस्थान में, राजस्थान के बाहर चुनाव से पहले उसकी बड़ी एक चर्चा का विषय है। तो खड़गे का काम आसान हो गया, लेकिन अभी भी राह मुश्किल है। जी, तो एक जो मैसेज शायद कांग्रेस देना चाहती थी कि एक साथ हैं और हर तरह से ओल्ड यंग मिला के एक टीम बनी है, वो जरूर उसमें सक्सेसफुल रहे हैं। पर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जब आप इसको देखते हैं, प्रियंका गांधी का नाम भी इसमें दिखाई पड़ता है, कई सारे सीनियर नेताओं के नाम भी इसमें दिखाई पड़ते हैं। क्या प्रमुख बातें हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब आपको नजर आती हैं? क्या ये बेस्ट टीम है बीजेपी का इलेक्शन मशीनरी, जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की इलेक्शन मशीनरी है, उसको टेक ऑन करने के लिए? देखिए अंकित, जब बेस्ट टीम कहते हैं तो जो अवेलेबल लोग हैं उन्हीं में बात कर सकते हैं। और मैं राशिद किदवई जी की इस बात से सहमत हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिर्फ इसी में नहीं ये काम किया है। आप अगर ध्यान से देखें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो राहुल गांधी की अगुवाई में मोस्ट डिस्प्यूटेड एरिया हो गए थे, वो दूसरे डिस्प्यूटेड एरिया में तो घूमते रहते हैं, कुछ इस तरह की बात करते रहते हैं कि यहाँ डिस्प्यूटेड है, देश की सीमाओं पे डिस्प्यूटेड है, ऐसी जगह जहां घूम के आते हैं उसको भी डिस्प्यूटेड बताते हैं। लेकिन जो पार्टी के भीतर डिस्प्यूटेड हैं, ऐसे एरियाज हैं जो पार्टी के लिए कंसर्न होने चाहिए थे, उसको वो भूल जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनको ठीक किया। एक तो पहली बात। दूसरी, जो न्यू फेसेज है, यानी जो कांग्रेस पार्टी का ट्रांजिशन है, वो मुझे इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी में होता हुआ दिखता है। बहुत स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि जो नए चेहरे, नए सलाहकार, नए लोग जो आपको टीवी पर दिखते हैं, नए लोग जो आपको एग्रेसिवली लड़ते हुए दिखते हैं, उनको CWC में शामिल किया गया है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मुझे लगता है कि वो बहुत ध्यान से सबको देखना चाहिए, विशेष करके पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स को। प्रियंका गांधी की राहुल गांधी से दूरी बनी हुई है, यानी CWC में जो अहमियत है, जो ओहदे में उनकी दूरी है, वो जस की तस है। जो बहुत से लोग बार बार ये एक खबर फैलाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, प्रियंका को चेहरा बनाया जा सकता है क्या, वो बेहतर विकल्प हो सकती हैं क्या। एक बड़ा वर्ग है जो प्रियंका को नेता के तौर पर देखता है। मुझे लगता है कि कम से कम कांग्रेस पार्टी के भीतर और विशेषकर सोनिया गांधी इस बात को लेकर बिल्कुल तरह से क्रिस्टल क्लियर है कि राहुल गांधी ही नेता है, प्रियंका उनको असिस्ट करने भर के लिए।
रशीद जी, आपको भी क्या इस तरह के कुछ संकेत मिलते हैं? मैं दो तीन चीजों पे आपकी भी टिप्पणी चाहूंगा। जैसे कि अगर हम बात करें दीपा दास मुंशी को इसमें जगह मिली है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में जाना जाता है कि दीपा दास मुंशी और अधीर रंजन चौधरी दोनों ममता बनर्जी के खिलाफ काफी मुखर होकर बातचीत करते हैं। उसका जो इंडिया अलायंस है उसके ऊपर क्या संकेत मिलेगा, क्या मैसेज जाएगा? और दूसरा, वहीं दिल्ली की अगर हम बात करें तो अजय माकन को भी लिया गया है और एक स्पेशल इनवाइटी के तौर पर अलका लांबा को भी इसमें शामिल करा गया है। दोनों ही अरविंद केजरीवाल के काफी खिलाफ रहते हैं। तो क्या कुछ सटल मैसेजिंग की भी कोशिश की जा रही है अपने अपोनेंट्स को? अंकित, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि हर्षवर्धन त्रिपाठी ने आज कांग्रेस की तारीफ की, तो ये कांग्रेस के लिए एक छोटी मोटी नहीं, एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि त्रिपाठी जी जो है थोड़ा मतलब नहीं, वो मेरे मित्र है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि वो कांग्रेस के को अच्छी तरीके से जानते समझते हो, क्रिटिकल अंदाज में करते हैं, तो वो तारीफ कर रहे हैं, तो इसका मतलब सचमुच कांग्रेस का घर जो है वो ठीक ठाक हो गया है। आपने जो बात करी, देखिए क्या है, कांग्रेस अपना संगठन जो है वो ममता बनर्जी को या अरविंद केजरीवाल को या नीतीश कुमार को या किसी भी इंडिया अलायंस के लोगों को खुश करने के लिए नहीं कर सकती। जैसे कि हम यह अपेक्षा करें कि टीएमसी या जेडीयू या आम आदमी पार्टी अपने लोगों को, अपने संगठन में ऐसे लोगों को रखेगी जो कांग्रेस के लिए अच्छे हों या कांग्रेस के एक्सेप्टेबल हो। तो ये मीडिया रिटॉरिक तो ठीक है, लेकिन संगठन इस तरीके से काम नहीं करता है, बल्कि कभी कभी उसको एक प्रेशर टैक्टिक्स की तरह, मेरा अपनी मान्यता ये है कि अधीर रंजन चौधरी को बार बार कांग्रेस इसलिए बढ़ावा देती है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो लोकसभा के सदस्य है, बल्कि इसलिए भी कि वो ममता को थोड़ा अंकुश में रखते हैं, और अधीर कुछ कहते हैं, ममता रिएक्ट करती है, तो कांग्रेस को शीर्ष नेतृत्व को एक मौका मिलता है, कहते हैं अच्छा ठीक है, हम अधीर को संभाल लेंगे, आप चिंतित मत हो। तो एक बार्गेनिंग चिप के तरीके का राजनीतिक दल इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये तो एक संगठन का मामला है। अगला मामला सीट शेयरिंग और कौन किसकी हैसियत है राजनीति में, उसको कितनी सीटें मिलेंगी, उस सीटों के साथ में वो इंडिया अलायंस का भविष्य निर्भर करता है। ये नहीं कि संगठन में कौन आ गया। हर्षवर्धन जी, आपको रशीद जी थोड़ी तारीफ भी आपकी इस बात की कर रहे थे, लेकिन एक बात समझ में आई, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अगर ये बात मानी जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे की परफॉर्मेंस एज अ प्रेसिडेंट के तौर पर जो सब शुरुआत से बात हो रही थी, रिमोट कंट्रोल फलाना डिमका, कम से कम कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने अपने काम से दिखा दिया है कि वो प्रेसिडेंट के तौर पर अपने आप को कम से कम स्थापित करने में सफल रहे हैं। नहीं, मैं इसको थोड़ा दूसरी तरह से कहता हूं। मैं ये कहता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे का जो राजनीतिक अनुभव है और जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस के भीतर की मुश्किलें देखी, आप इसको समझिए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, जिस दिन उनको ये लगने लगा कि पार्टी मजबूत हो गई और फिर से उन्होंने अपने टर्म डिक्टेट करने शुरू किए, उस दिन मल्लिकार्जुन खड़गे वहां कुछ नहीं कर पाए। उनके लिए बहुत संकट है, बहुत मुश्किल है। ये हर कोई जानता है कि कांग्रेस पार्टी में ये संभव नहीं है कि आप कोई अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश कर सके। लेकिन हां, आज की तारीख में ये गांधी परिवार को भी पता है कि बहुत संकट में है, और ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे भले मजबूरी के अध्यक्ष बने, वो तो अशोक गहलोत को बनाना चाह रहे थे, और मुझे लगता है कि अशोक गहलोत बनते तो शायद हर राज्य में एक विवाद हो जाता, क्योंकि गुट बनाने के माहिर हैं अशोक गहलोत। तो बड़ा अच्छा हुआ, कई बार कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाता है, तो इनको कहते हैं कि इनके भाग से ये हो गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए। और मुझे लगता है कि जो संतुलन की बात है वो इसीलिए क्योंकि उनको पता है कि ये नाराज थे, ये लोग जो पुराने लोग भी लेके आए गए हैं उनको, इसीलिए क्योंकि आप G23 कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, जो गुलाम नबी आजाद या ऐसे विद्रोही धड़े के साथ नहीं गया, उसको कांग्रेस में रखना चाहिए, और वो रख रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं दिखती, अच्छी चीज है। और सही बात यह भी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, चाहे हम किस तरीके से भी बात करें, पर इस बात का सम्मान किसी भी नेता के लिए होगा ही। वो बहुत कहीं काफी सालों से राजनीति में हैं, बिल्कुल एक निचले कार्यकर्ता से उठकर पार्टी के अध्यक्ष तक पहुंचे हैं। उन्होंने काफी राजनीति देखी है, चुनाव बहुत लड़े हैं और जीते। एक चुनाव हारे, वो भी 2019 का लोकसभा चुनाव। रशीद जी, क्या अगर ये 2024 के चुनाव से पहले की बात करें, उससे पहले जो इम्तिहान होगा वो 2023 में जो अंत में चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना का, उसको देखते हुए ये जो CWC की जो नई टीम बनाई गई है, उस पे क्या आपको लगता है इनके पास क्या अब चैलेंजेस होंगे?
जी देखिए, ये आपने बड़ा सही प्रश्न पूछा। देखिए, जिस तरह से कमलेश्वर पटेल को या वो रघुश्री रेड्डी को और कई लोगों को जहाँ चुनाव होने वाले वहां से लोगों को, टैलेंट को निकाल के सामने लाए हैं, तो ये खड़गे जी की उपलब्धि है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है, जब मैं सूची देख रहा था तो उसमें बहुत से, जैसे AK एंटोनी है, मीरा कुमार है, अंबिका सोनी है, मुझे लगता है कांग्रेस के संविधान में एक प्रावधान है जो एक पार्लियामेंट्री बोर्ड का, और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बड़ी अहमियत होती है, उसका 10 मेंबर या 12 मेंबर की कमेटी होती है, उसमें इन लोगों को स्थान देना चाहिए था बजाय CWC के। तो कांग्रेस को और मौका मिलता है युवा चेहराओं को आगे बढ़ाने के लिए। वो कांग्रेस में अभी भी कोई देर नहीं हुई है। वो कांग्रेस का जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है, अगर कांग्रेस का संविधान देखें तो हर दूसरे चौथे पैरे में कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड का जिक्र होता है। उसको बनाना चाहिए खड़गे साहब को, वो भी थोड़ा हिम्मत जुटाए और वहां पे इस तरीके के लोग जो लोग हैं उनका वहां के ऊपर ज्यादा अच्छे तरीके से उपयोग हो सकता था बजाय CWC के। अंत में हर्षवर्धन जी, पुरानी कांग्रेस राहुल गांधी की टीम और अब मल्लिकार्जुन खड़गे की टीम को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको लगता है ये ज्यादा सशक्त एक टीम बनी है कांग्रेस के लिए 24 से पहले? नहीं अंकित, देखिए इसमें भ्रम नहीं पालना चाहिए। टीम तो ये राहुल गांधी की है, बॉस तो वही है, इस टीम के बॉस राहुल गांधी है। लेकिन इसमें एक चीज जो मुझे लगता है कि ठीक से चर्चा होनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से केजरीवाल एकदम, जिसको कहते हैं ना कि दीवार से सटा दिया, ढकेल दिया है, अपमानित कर दिया है, उसमें अलका लांबा जैसे लोगों का उसमें शामिल होना, भले स्पेशल इनवाइटी के तौर पर, बहुत साफ संदेश कि ये सब कैलकुलेटेड रिस्क लिया जा रहा था। ये कोई ऐसा नहीं कि अलका लांबा निकली और उन्होंने बस कुछ भी आए बाएं साएं बक दिया, ऐसा नहीं है। बहुत तय करके, चूंकि अरविंद केजरीवाल ये रणनीति लगातार करते रहे हैं, वो लगातार ये काम कर रहे हैं। आप जिस तरह से छत्तीसगढ़ में उनका भाषण सुनिए, उनको पवन खेड़ा ने जिस तरह से जवाब दिया है, तो कांग्रेस ये मन बना रही है और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर वो भाजपा से लड़ने में अपनी वाली जमीन खो देगी तो उसके लिए संकट बड़ा होने वाला है। सबसे बड़ी बात यही है कि इनके संकेत क्या हैं। जैसे मैं पहले भी कह रहा था, अजय माकन, अलका लांबा दोनों इसमें CWC में होंगे और दोनों बड़े मुखर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बात करने वाले कांग्रेस नेताओं में से हैं। तो क्या इसका असर पड़ेगा और क्या इस टीम का कुछ असर पड़ेगा इंडिया अलायंस का जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उस पर भी? क्योंकि ये भी बड़ी आगे अहम चर्चा की बात होगी इस महीने के अंत में ही, 31 तारीख को और 1 तारीख को अगले महीने में इंडिया अलायंस की मीटिंग भी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपनी जो आप लोगों को विशेष बातें लगी इस CWC की जो पूरी बनी है कांग्रेस की, वो हमारे साथ सामने रखने के लिए, दर्शकों के लिए बड़े सारे टॉकिंग पॉइंट्स देके जाने के लिए। लेकिन राजनीति से ही जुड़ी हुई खबर, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की जो तैयारियां हैं वो पूरे जोर से चल रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार के कामकाज का एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम जहां जाते हैं रिपोर्ट कार्ड लेकर जाते हैं, कांग्रेस में हिम्मत हो तो 50 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर आए। अमित शाह ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश किसी बीमारू राज्य कहा जाता था, आज मध्य प्रदेश बेमिसाल राज्य है। उन्होंने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर भी हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि श्रीमान बंटाधार और कमलनाथ बताएं कि मध्य प्रदेश का जो काफिला है वो क्यों लुटा। करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे। वहीं आज मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे। उन्होंने मध्य प्रदेश में सतना में एक रैली की और अपनी गारंटीज का पिटारा खोल दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम मध्य प्रदेश में 24 घंटे बिजली देंगे। केजरीवाल ने कहा कि आप दोनों पार्टियों की सरकार देख चुके हैं, एक मौका आम आदमी पार्टी को भी दें। तो बड़ी जबरदस्त सरगर्मी इस वक्त मध्य प्रदेश चुनाव से पहले। श्रीमान बंटाधार ने इसका जवाब देना चाहिए, कमलनाथ ने इसका जवाब देना चाहिए। जब जब आपको शासन मिला, घोटाले के अलावे आपने कुछ नहीं किया। आपने बोफोर्स को घोटाला किया, 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला किया, सत्यम का घोटाला किया, कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला किया। आज हमारे बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार का पिछले 20 साल का लेखा जोखा पेश किया और कांग्रेस से उसके 50 साल के शासन का रिपोर्ट कार्ड मांग लिया। उनके निशाने पर कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ रहे। अमित शाह ने दावा किया कि कांग्रेस का दौर घोटालों का दौर रहा। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के दौर के 24 घोटाले जनता के सामने रख दिए। प्रदेश का शिक्षा का बजट 2456 करोड़ से
38,000 करोड़ पर पहुंचा। स्वास्थ्य का बजट लगभग 580 करोड़ था, आज 16,000 करोड़ पर स्वास्थ्य का बजट करा है। और 15 महीने कांग्रेस के आरोप पत्र के जिक्र के साथ ही बीजेपी अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आई, जिसमें उसने हर क्षेत्र में अपने कामों का जिक्र किया, जैसे जन जन का गरीब कल्याण, महिला सम्मान, किसान कल्याण, प्रदेश कल्याण, युवा कल्याण, उद्योग को गति, स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति और कर्मचारी कल्याण। उधर कांग्रेस भी कमर कस रही है। उसने राज्य में दिग्गजों के चुनाव प्रचार का खाका अगले 3 दिन में तैयार करने का दावा किया। 22 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सागर दौरा है। बीजेपी के रिपोर्ट कार्ड पर भी कांग्रेस ने तुरंत निशाना साधा। उधर आम आदमी पार्टी भी मध्य प्रदेश में ताल ठोक रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान रविवार को राज्य के दौरे पर सतना पहुंचे। बाकी चुनावों की तरह यहां भी केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की 5 गारंटियां दी। इनमें 1 साल के अंदर सभी घरों को 24 घंटे बिजली का वादा, सरकारी स्कूल को हाईटेक बनाना, हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोलना, 3,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता, भ्रष्टाचार पर वार, सभी सेवाओं की घर पर डिलीवरी, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, ड्यूटी पर शहीद होने वाले पुलिस और सेना के जवानों के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा शामिल है। मैं चैलेंज करके कह सकता हूं, मेरे को उठा के दिखा दो, 75 साल में एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने चुनाव के पहले आपको आके कहा हो कि हम आपके बच्चों के लिए स्कूल बना देंगे, हमें वोट दे देना। विधानसभा चुनाव में अब गिनती के 2 महीने बाकी रह गए हैं और ऐसे में चुनावी बिसात पूरी तरीके से बिछ चुकी है। चाहे हम बीजेपी के केंद्रीय दिग्गजों की बात करें या फिर दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बात करें या फिर हम बात करें कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की, सभी अब मध्य प्रदेश आ चुके हैं और यहाँ पर अपने राजनीतिक पार्टियों को कैसे मजबूत किया जाए उसमें जुट गए हैं। बीजेपी ने रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया है तो केजरीवाल ने गारंटियां दे दी हैं, तो वहीं कांग्रेस ने आरोप पत्र जारी कर दिया है। देखना होगा फिलहाल ये जो तीनों चीजें जारी की गई हैं, इन पर कितना जनता भरोसा करती है और जनता जब वोट का बटन दबाएगी तो किस पर भरोसा जताएगी और इसके साथ ही साथ किसकी 2023 के चुनाव में किस्मत चमकती हुई नजर आएगी, यहाँ पर एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है। कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश के सतना में अरविंद केजरीवाल की जो आज रैली थी उसमें एक दिलचस्प बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान पर जब तंज कसते हुए कहा कि मामा पर भरोसा मत करना, अब आपका यहां पर चाचा आ गया है। मुझे पता चला है मध्य प्रदेश में एक मामा है, उस मामा ने अपने भांजे भांजियों को बहुत धोखा दिया है कि नहीं दिया है? अब उस पर भरोसा मत करना। आप सबको कहने आया हूं, आपका बेटा आ गया है, आपका भाई आ गया, आपका चाचा आ गया, मामा पे भरोसा मत करना, चाचा पे भरोसा करना। आपके बच्चों के लिए स्कूल भी बनवाऊंगा, अस्पताल भी बनवाऊंगा, आपके बच्चों के लिए रोजगार का भी इंतजाम करेंगे। मामा और चाचा की लड़ाई मध्य प्रदेश में चल रही है इस वक्त। चलिए छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है। बीते 47 सालों से चांद पर भेजा गया रूस का पहला मून मिशन जो है वो नाकाम हो गया है। रूस का अंतरिक्ष यान लूना 25 चांद की सतह से टकराकर क्रैश हो गया है। शनिवार शाम 5:27 पर रूस के जो स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस का संपर्क लूना 25 से टूट गया था। प्री लैंडिंग ऑर्बिट बदलने के दौरान
उसमें कुछ तकनीकी खराबी आई, जिसके बाद उससे संपर्क टूट गया और जो कोशिशें थी वो नाकाम रही। लूना 25 को 21 अगस्त को चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना था। इसके ठीक 2 दिन बाद भारत के चंद्रयान को चांद की दक्षिणी ध्रुव पर उतरना है। ऐसे में भारत जो दुनिया भर की अब निगाहें इस बात पे लगी हुई हैं और भारत की भी निगाहें लगी हुई हैं कि जो रूस का मिशन है उसमें क्या क्या खामियां रही। हमारे वरिष्ठ सहयोगी पल्लव बागला जो साइंस एडिटर हैं वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पल्लव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूंगा, ये एक ऐसे समय में हुआ है जब लोग देख रहे थे, कई लोगों को एक रेस की तरह भी नजर आ रहा था, दोनों तरह दो यान जो चांद पर उतरने वाले हैं। इससे क्या कुछ सीख सकते हैं हम और क्या कारण रहे लूना 25 के क्रैश लैंडिंग के? देखिए, रूस का चांद की ओर जाने वाला ये 40 दशकों के बाद एक एक्स्ट्रा मिशन था लूना 25 और उसका पुष्टि हो गई है कि वो चांद पे क्रैश लैंड कर गया है। कल उसमें एक इमरजेंसी डिक्लेयर की गई और आज वो क्रैश लैंड कर गया। इसका जो कहा जा रहा है अभी ज्यादा डिटेल नहीं आए हैं, क्योंकि देखिए चांद पे क्रैश लैंड होने के बाद एनालिसिस होगी, समझा जाएगा, तो अभी डिटेल नहीं आए हैं क्या खराब हुआ उसमें। लेकिन ये जो रेस की बात है ये कहीं ना कहीं हम और आप मीडिया वाले कर रहे थे। ये रेस इंडिया और रूस के बीच में नहीं है। इंडिया और रूस, भारत और रूस जो है वो पुराने दोस्त हैं और कहीं ना कहीं दोनों मिशन जो थे वो काफी टाइम पहले से तैयार हो रहे थे। भारत का मिशन तो 2019 के बाद तैयार होना शुरू हुआ था और रूस का तो दशक से ज्यादा पहले हुआ था। तो ऐसा हुआ कि दोनों साथ में लग रहा था और लोगों ने इसको एक रेस करार दी। ये रेस नहीं थी, दोनों अपने इंडिपेंडेंट ताकत पे चांद पे जा रहे थे। तो भारत के लिए रूस से सबक ऐसे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए दोनों इंडिपेंडेंट थे मिशन। लेकिन हाँ, आई एम श्योर भारत ने जैसे सतर्कता अभी तक बरती है आगे भी सतर्क रहेंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्ट। और 23 अगस्त को 6:04 पे उम्मीद ये रखनी चाहिए कि भारत का विक्रम लैंडर चंद्रयान 3 का जो हिस्सा है वो सही तरीके से सॉफ्ट लैंड कर पाएगा, ऐसी उम्मीद। जाहिर सी बात है कि पिछली बार की जो चंद्रयान 2 की जो असफलता रही उसके बाद उसमें काफी अध्ययन हुआ होगा, उससे काफी सारी चीजें सीखी गई होंगी। क्या इस बार अलग आपको इस पूरे मिशन में दिखाई पड़ रहा है जो लोगों के लिए और जो इसके सक्सेस के चांसेस हैं उसको बढ़ाता है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ ने हमको अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में एनडीटीवी में समझाया था कि पिछली बारी का जो मिशन था चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर का, उसकी डिजाइन फिलॉसफी थी कि वो सक्सीड करेगा। उससे सीख लेके इस बारी की डिजाइन फिलॉसफी है कि चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अगर सब चीज खराब भी हो जाए उसमें, तब भी वो किसी ना किसी तरीके से उसको सॉफ्ट लैंड करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये डिजाइन फिलॉसफी है। पिछली बारी का जो विक्रम लैंडर था उसमें कुछ कमियां थी और वो कमियां इस बारी त्रुटियां दूर की गई और बहुत ढेर सारे टेस्ट किए गए। इसरो ने चित्रदुर्गा कर्नाटका में भी टेस्ट किए, श्रीहरिकोटा पे एक बड़ा क्रेन लगा के उससे टेस्ट किए और उसके बाद कंप्यूटर पे भी बहुत टेस्ट हुए। इसरो के वैज्ञानिकों से जिनसे मेरी बराबर बातचीत चल रही है वो बहुत एक कॉन्फिडेंस डिफ्यूज कर रहे हैं और एक बहुत उनके अंदर एक खुशमिजाजी भी है। थोड़ा डर है लेकिन एक खुशमिजाजी भी है कि इस बारी जो है भाई करके दिखा है, हो गया। तो बस एक बारी हमने करके सीख लिया, अब दोबारा करके दिखा देंगे कि भारत जो है जब एक बारी मन बनाता है तो दक्षिणी ध्रुव के करीब भारत का झंडा हम पहुंचा देंगे। इस बारी चंद्रयान 1 में तो पहुंचाया ही था, चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर से भी दक्षिणी ध्रुव के करीब पहुंचा देंगे। तो अंदर से उनको कॉन्फिडेंस है और टेस्टिंग की है उन्होंने, उसका उनको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि सब कुछ सही जाएगा। बिल्कुल
जब 23 तारीख को ये ऐतिहासिक क्षण आएगा, पल्लव हमारे साथ होंगे, लगातार दर्शकों को हम यहाँ जानकारी देते रहेंगे और पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं और हर कोई इस वक्त यही प्रार्थना कर रहा है कि इस बार बिना किसी परेशानी के मिशन सक्सेसफुल जरूर हो। बहुत बहुत शुक्रिया पल्लव हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों को ये जानकारी देने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। उत्तराखंड के गंगोत्री हाईवे पर एक बड़ा हादसा हुआ। गंगोत्री से उत्तरकाशी जा रही एक बस खाई में गिर गई और इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। बस में 33 यात्री सवार थे। 27 लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। कई यात्रियों को चोट भी लगी है। बस में सवार सभी यात्री जो हैं वो गुजरात के थे। अब ये जो जिन यात्रियों को चोट लगी है इन सबको आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। लद्दाख में हुए एक हादसे में सेना के एक जेसीओ समेत 8 सैनिकों की मौत हो गई। लेह से क्यारी जा रही सेना का ये जो वाहन था वो गहरी खाई में जा गिरा, जिस वजह से सैनिकों ने दम तोड़ दिया। लद्दाख में लेह से करीब 150 किलोमीटर कियारी के पास शनिवार शाम एक बड़ा हादसा हुआ। कियारी से करीब 6 किलोमीटर पहले सेना का एक ट्रक संतुलन खोने के बाद गहरी खाई में सिंधु नदी में गिर गया। हादसे में एक जेसीओ समेत 8 जवानों की मौत हो गई। जिस जगह हादसा हुआ वह रास्ता चीन से लगी सीमा की ओर जाता है। जान गंवाने वालों में नायब सूबेदार रमेश लाल, हवलदार महेंद्र सिंह, हवलदार विजय कुमार, नायक एन चंद्रशेखर, नायक तेजपाल, गनर मनमोहन, गनर अंकित, गनर तरनजीत सिंह और गनर बोईथे वैभव संपत शामिल है। इस दुर्घटना में एक जवान घायल भी हुआ है, जिसका लेह में सेना के अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए ट्वीट किया और लिखा कि लेह के पास दुर्घटना से दुख हुआ है। हमने भारतीय सेना के जवानों को खो दिया है। राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा सदैव याद रखी जाएगी। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं। जो लोग घायल हैं वे जल्द से जल्द ठीक हों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई अन्य राजनीतिक हस्तियों ने भी हादसे पर दुख जताया। सेना ने हादसे की वजहों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। पिछले साल भी लद्दाख के तुर्तुक इलाके में स्वेक नदी में सेना की एक बस गिरने से 8 जवानों की मौत हो गई और 19 जवान जख्मी हो गए थे। लद्दाख जैसे दुर्गम पहाड़ी इलाकों में काम करना आसान नहीं है। ऐसे कठिन भौगोलिक इलाकों में तमाम चुनौतियों से निपटते हुए सेना मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी में जुटी है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।